एपिसोड 51। राम के रूम में सिया परेशान होकर बैठी थी क्योंकि राम उसे रूम में छोड़कर पानी लेने चला गया था और अभी तक आया नहीं था। सिया ने सोचा अंडस्को क्या मुझे राम को सब बता देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर राम और विकास के बीच लड़ाई हुई तो मैं दो दोस्तों के बीच के झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं राम से कब तक छुपाऊंगी। उधर राम जब पानी लेने आया था तभी उसे कॉल आ गई और वो बात करते हुए गार्डन एरिया में आ गया। जैसे ही वो वापस जाने लगा वैसे ही उसे विकास की आवाज़ सुनाई दी जो सिया के बारे में बता रहा था। राम वहीं रुककर विकास की बात सुनने लगा। जैसे जैसे राम सुन रहा था वैसे वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। सुमन और विकास के जाने बाद राम ने गुस्से से एक लात वहीं पास रखे फ्लावर पॉट पर मारी और गुस्से से कहा, अंडस्को इतना बड़ा धोखा, इन दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और पता नहीं इन दोनों ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। कहीं इन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं था। राम गुस्से से वही टहलने लगता है, लेकिन फिर सिया के बारे में सोचकर किचन में जाकर पहले पानी लेता है और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। राम जैसे ही रूम में जाता है तो देखता है कि सिया अपने सर पर हाथ रख कर बैठी थी। राम जल्दी से सिया के पास जाकर कहता है, अंडस्को क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो, कहीं दर्द हो रहा है? रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सिया राम की आवाज़ सुनकर कहती है, अंडस्को पता नहीं अचानक ही चक्कर आने लगे। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, आप बस मुझे मेरी दवा दे दो। राम को सिया की फिक्र होने लगी। उसने पहले सिया की उसकी दवा खिलाई, उसके बाद सिया को लेकर लेट जाता है और उसे प्यार से सुलाने लगता है। थोड़ी ही देर में सिया सो जाती है, लेकिन राम की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो बार बार विकास की कही हुई बात ही याद आ रही थी। राम ने सिया की तरफ देखा जो बहुत आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। राम सिया के माथे पर किस करके कहता है, अंडस्को जब तक तुम मुझे खुद नहीं बताओगी तब तक मैं तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा। मुझे डॉक्टर की कही बात याद है और मैं तुम्हें खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम में ही तो मेरी जान बसती है, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। राम सिया को देखते देखते ही सो जाता है। मॉर्निंग ... राम की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने सिया को देखा जो अभी भी सो रही थी। राम सिया के माथे को चूमकर अंडस्को गुड मॉर्निंग मेरी जान कहता है। उसके बाद वो बिना आवाज किए बेड से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी ही देर राम रेडी होकर आता है और जिम चला जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से सिया काफी वीक हो गई थी, इसलिए वो सो रही थी। राम जैसे ही नीचे आया उसे विकास मिल गया, लेकिन राम ने विकास को सीधे इग्नोर कर दिया और जिम में चला गया। विकास जो मुस्कुराते हुए राम से गुड मॉर्निंग बोलने ही जा रहा था, राम का उसे ऐसे इग्नोर करके जाना समझ नहीं आया। विकास अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे प्रेम और करण ने आवाज दी। विकास उनकी तरफ चला गया और फिर तीनों एक साथ जिम चले गए। प्रेम और करण, विकास सब राम से बात कर रहे थे, लेकिन राम सिर्फ प्रेम और करण के ही सवालों के जवाब दे रहा था। वो अभी भी विकास को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। प्रेम और करण को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि राम विकास को इग्नोर क्यों कर रहा था। 1 घंटे बाद राम की एक्सरसाइज खत्म हुई और वो जाने को हुआ तो विकास राम के सामने आ गया और उसने राम से कहा, अंडस्को क्या हुआ है यार, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? विकास की बात सुनकर राम का जो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था अचानक ही बढ़ गया और उसने गुस्से से विकास की कॉलर पकड़ ली। प्रेम, करण और विकास हैरान थे राम की इस हरकत से। राम ने गुस्से से कहा, अंडस्को तुझे क्या लगा था तू मुझसे छुपा कर रखेगा और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सिया के साथ ये सब करने की? बोल आखिर क्या था तुम लोगों के बीच? कहीं तुम दोनों ने एक साथ एक रात तो? राम इतना ही बोल पाया था कि विकास राम के चेहरे पर एक चाटा मार देता है और चिल्लाकर कहता है, अंडस्को मुझे नहीं पता था कि तू सिया के बारे में ऐसा सोच सकता है। अरे वो बिल्कुल पवित्र है। हाँ मैंने जरूर कोशिश की थी सिया मेरी हो जाए, लेकिन मैं उसके पास भी न जा सका। मैंने उसे छुआ भी नहीं है। सिया सिर्फ तेरी थी और तेरी ही रहेगी। अरे जब तू उसकी जिंदगी में था भी नहीं तब तो उसने मुझे अपने करीब भी आने नहीं दिया और अब तो तू ही उसका सब कुछ है। अब भला वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है? अरे मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन अगर दोबारा हो तो आपका पहला प्यार सच्चा नहीं था। लेकिन देख मुझे लगा था कि सिया ही मेरा सच्चा प्यार है और मुझे अब किसी से प्यार नहीं हो सकता है। लेकिन जब सुमन मेरी जिंदगी में आई तब जाकर मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया और तू अपने ही प्यार पर शक करने चला था। आखिर तूने ऐसा सोचा भी कैसे? प्रेम और करण विकास की बात सुनकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिया और विकास एक दूसरे को पहले से जानते हैं। राम जो अपना सर झुकाकर विकास की बात सुन रहा था, अपना सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, तूने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया।
राम की बात सुनकर तीनों ही हैरान थे। विकास राम से कहता है अंडस्को इसका मतलब अभी जो तू बोल रहा था वो। राम विकास की बात पूरी करके कहता है अंडस्को वो सिर्फ एक नाटक था। मुझे पता था कि मार जाएगा लेकिन कभी भी अपने मुंह से सिया के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर तुझे बताना ही होता तो बहुत पहले ही बता चुका होता। सिया ने भी मुझसे तेरी और मेरी दोस्ती की वजह से कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे सब सच सुनना था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया कि तू खुद सब बता दे, और देख तूने खुद ही सब बता दिया। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा दोस्त है और तू सिया के बारे में ऐसा सोचता है। तभी उन सबको सिया की आवाज़ आती है, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राम, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। सिया की आवाज़ सुनकर तो चारों की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। सब ने सामने गेट की तरफ देखा तो वहां पर उन्हें सिया के साथ साथ पूजा, सुमन और नैना भी खड़ी थी। प्रेम ने जैसे ही नैना को देखा जो उसे ही घूर कर देख रही थी, प्रेम जल्दी से सिया के पास आकर कहता है अंडस्को भाभी माँ इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, राम ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, ये सारी सोच उसकी खुद की था, मैं तो आपके साथ हूँ। प्रेम को साइड बदलते हुए देखकर राम उसे घूर कर देखता है तो प्रेम तुरंत ही सिया के पीछे छुप जाता है। करण को पूजा घूर कर देख रही थी तो वो भी तुरंत ही कहता है अंडस्को हाँ सिया मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं तो पूरी तरह से निर्दोष हूँ। ये कहकर करण भी पूजा की साइड जाकर खड़ा हो गया। अब बचे सिर्फ राम और विकास। सिया दोनों को घूर रही थी और कहती है अंडस्को राम विकास तो है ही ऐसा, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या आज के जमाने में भी माता सीता की तरह मुझे भी अपनी पवित्रता साबित करनी होगी? उस युग में तो राम जी ने दूसरों की बातें सुनकर माता सीता को छोड़ दिया था, तो क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? सिया की बात सुनकर राम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिया को सब पता चल जाएगा और वो उससे ऐसा कहेगी। सिया आगे कहती है अंडस्को जैसे राम जी ने माता सीता को गर्भवती होने पर जंगल में छोड़ दिया था, तो क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे मेरे बच्चे के साथ? सिया ये कहकर वहां से चली जाती है। राम तुरंत ही सिया के पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहता है अंडस्को सिया तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो बस ये नाटक किया था, उसमें सच कुछ भी नहीं था। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे कि तुम गलत हो, तब मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम जो कहोगी वही मेरे लिए सही है। मैंने तुमसे तुम्हारी तबीयत की वजह से नहीं पूछा था कि कहीं तुम्हारी तबीयत और न खराब हो जाए। सिया तुम्हारा राम सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता है। अगर विकास ने ये कह भी दिया होता कि तुम दोनों के बीच कुछ था, तब भी मैं उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम सही हो, बस मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी बात मायने रखती है, और ये छोड़ने वाली बात दोबारा मत करना, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम ये कहकर सिया को गले लगा लेता है और सिया के माथे पर किस करता है। उन दोनों को ऐसे देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी वहां रेयांश भागकर आता है और राम के सामने खड़े होकर कहता है अंडस्को डैड आपने मेरी मॉम को रुलाया, मैं आपको पनिश करूंगा। रेयांश की बात सुनकर सिया राम से अलग होकर रेयांश के पास जाकर कहती है अंडस्को हाँ बेबी बिल्कुल करो अपने डैड को पनिश। राम दोनों को देखकर हैरान था कि कैसे दोनों उसे सजा देना चाहते हैं। रेयांश कहता है अंडस्को अब डैड की पनिशमेंट ये है कि अब से रात को रोज मम्मा के साथ मैं सोऊंगा। जैसे ही राम ने सुना तो वो चिल्ला कर कहता है अंडस्को बिल्कुल नहीं। उसके ऐसे बोलने से सब घूर कर राम को देखने लगते हैं। राम सबको खुद को घूरता देख अपनी बात संभाल कर कहता है अंडस्को अरे मेरा मतलब है कि प्रिंस सिया की सही से देखभाल नहीं कर पाएगा न, इसलिए। राम की बात सुनकर प्रेम कहता है अंडस्को कोई बात नहीं, हम सुमन से कह देंगे वो रख लेगी सिया का ख्याल। प्रेम की बात सुनकर राम घूर कर उसे देखकर कहता है अंडस्को नहीं वो भी नहीं रख पाएगी, सिया को कब किस चीज़ की जरूरत पड़े उसका ध्यान सिर्फ मैं ही अच्छे से रख सकता हूँ और मैं ही रखूंगा। राम की ऐसी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और सिया भी। सिया राम के पास जाकर उसके दोनों गालों पर किस करके कहती है अंडस्को आप भी ना राम कितने भूले हो, जैसे आप विकास के साथ ड्रामा कर रहे थे वैसे ही हम सब भी आपके साथ कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि मेरे राम कभी भी मुझ पर शक नहीं करेंगे। सिया की बात सुनकर राम थोड़ा रिलैक्स होता है। अचानक ही सिया को फिर से चक्कर आने लगते हैं। राम जो सिया के पास ही खड़ा था उसने जल्दी से सिया को पकड़ लिया और सोफे पर बैठा दिया। एपिसोड 52। राम सिया को तुरंत ही सोफे पर बैठा देता है और उसे डांटते हुए कहता है अंडस्को सिया क्या है ये, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें नीचे नहीं आना है और तुम आ गई, देखो अब क्या हालत कर ली तुमने, इस तरह से बच्चे पर भी असर पड़ेगा। राम को डांटता हुआ देखकर सिया बुरा सा मुंह बना लेती है। राम सिया को घूरने लगता है कि तभी रेयांश कहता है अंडस्को मम्मा डैड इज राइट, आपको अपनी केयर करनी होगी वरना छोटू बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी।
मम्मा आप जानते हो ना कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ और अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे भाई को तकलीफ होगी। रेयांश की बात सुनकर सिया का तो मुंह खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा उसकी साइड न लेकर अपने डैड की साइड ले रहा है। सिया को राम और रेयांश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही खड़ी होकर आगे जाने लगती है तो राम और रेयांश दोनों ही उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। सिया गुस्से से दोनों के हाथ झटक कर कहती है अंडिस्को आप दोनों को बस इस बच्चे की पड़ी है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये कहकर सिया तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राम और रेयांश दोनों ही हैरान थे सिया की इस बात से। सिया के जाने के बाद सुमन राम और रेयांश से कहती है अंडिस्को ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होते हैं और इस टाइम आप लोग जैसा बिहेव सिया के साथ करोगे वैसा ही असर उसके ऊपर पड़ेगा। आपको क्या पता रेयांश के टाइम सिया रात रात में जगकर खाना मांगती थी। सुमन की बात सुनकर राम और रेयांश दोनों ही हैरान थे। राम और रेयांश दोनों ही जल्दी से राम के रूम की तरफ जाते हैं। रूम के बाहर जैसे ही दोनों पहुंचे और दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला। अब राम को टेंशन होने लगी कि कहीं सिया गुस्से में कुछ कर न ले। राम जल्दी से स्टडी रूम में जाकर अपने रूम को दूसरी की लेकर आता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो सामने का नज़ारा देख दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सामने बेड पर सिया आराम से सो रही थी। राम और रेयांश ने एक गहरी सांस ली। फिर रेयांश राम से कहता है अंडिस्को डैड हमें मम्मा को मनाने के लिए कुछ करना चाहिए। राम रेयांश से कहता है अंडिस्को हाँ प्रिंस वरना तुम्हारी मम्मा हम दोनों से ही बात नहीं करेगी। थोड़ी देर दोनों वहीं बैठकर सारी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। इधर सिया आराम से सो रही थी, उसे तो कोई खबर ही नहीं थी राम और रेयांश दोनों क्या करने वाले हैं। लगभग 3 घंटे बाद सिया की नींद खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। जैसे ही सिया ने अपनी पूरी आंख खोली तो वो हैरान हो गई। पूरा कमरा फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था, साथ ही सॉरी के कार्ड भी कई जगह लगे हुए थे। सिया धीरे से उठकर सब कुछ छू कर देख रही थी। उसे सच में ये सब बहुत ही अच्छा लगा था। उसने एक सॉरी कार्ड उठाकर देखा तो उसने राम और रेयांश ने इमोजी बनाकर सॉरी लिखा हुआ था। सिया को सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। राम और रेयांश दरवाजे पर छुपकर खड़े होकर सिया को ही देख रहे थे कि वो खुश हुई है कि नहीं। सिया को मुस्कुराता हुआ देखकर दोनों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सिया रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर आती है तो राम उसके लिए सारा नाश्ता लिए बैठा था। सिया जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। राम हैरानी से सिया को ही देख रहा था क्योंकि उसने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया था। राम ने सोचा था कि वो सिया को खिलाएगा और सिया उसे, पर यहाँ तो सिया खुद ही खाए जा रही थी और उससे पूछ भी नहीं रही थी। जब तक सिया पूरा नाश्ता नहीं खत्म कर ली तब तक राम वैसे ही बैठा हुआ था। सिया के पूरा नाश्ता खत्म करते ही सिया उठने लगती है तो राम सिया का हाथ पकड़कर कहता है अंडिस्को सिया आई एम सॉरी। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे बच्चे की ज़्यादा फिक्र है, बल्कि मुझे इस बात का डर था कि कुछ भी हुआ तो सीधे तुम्हारी जान पर ही बनाएगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम्हें बस रेस्ट करना है, हेल्दी फूड खाना है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे तो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने तुम्हारे लिए नीचे का रूम रेडी करवा दिया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मानोगी है नहीं। राम की सारी बातें सुनकर सिया राम के सीने से लग जाती है और कहती है अंडिस्को जब से बेबी आया है आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। सिया की बात सुनकर राम हैरान था कि सिया के दिमाग में अभी भी ये सब चल रहा है। राम ने खुद से कहा अंडिस्को बेटा राम जल्दी से सब कुछ सीख ले, सिया प्रेगनेंसी तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाली है। राम प्यार से सिया के माथे को चूम कर कहता है अंडिस्को जान अभी आप बहुत वीक हो और मेरा प्यार अब केयर ने बदल गया है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। राम के प्यार से समझाने से सिया मान गई। राम सिया का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ लेकर आता है। सिया नीचे आकर हॉल में बैठ जाती है। उसे आज घर खाली खाली लग रहा था तो उसने राम से पूछा अंडिस्को राम सब लोग कहाँ हैं। राम कहता है अंडिस्को सब चले गए हैं, सिर्फ वो सब लोग ही है। एपिसोड 53। राम ने जैसे ही कहा कि सब चले गए हैं तो सिया घूर कर राम को देखने लगती है तो और उससे कहती है अंडिस्को आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे सुमन और विकास की शादी की बात सबसे करनी थी। सिया की बात सुनकर तो सुमन को खांसी ही जाती है और वही विकास हैरान भरी नजरों से सिया को देखने लगा। बाकी सब चुपचाप बैठे हुए थे। नैना की नजरें तो बस प्रेम पर ही थी जो किचन में सिया के लिए जूस बना रहा था। सुमन सिया से कहती है अंडिस्को तुझे कैसे पता चला, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। सिया कहती है अंडिस्को मुझे आज पता नहीं चला है, मुझे बहुत पहले से ही पता है।
सिया विकास की तरफ देखकर कहती है अंडरस्को विकास मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए अपने मन कोई भी गिल्ट मत रखना। सिया की बात सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया कहती है अंडरस्को प्लीज विकास अब रोना नहीं। सिया की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। राम विकास के कंधे पर हाथ रखकर कहता है अंडरस्को अब तो घोड़ी चढ़ने के लिए रेडी हो जाओ दूल्हे राजा। राम की बात सुनकर विकास की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। तभी प्रेम आते हुए कहता है अंडरस्को वाह भाई हमारे दूल्हे राजा तो शर्माते भी है। प्रेम की बात सुनकर विकास घूरकर प्रेम को देखने लगता है तो वो उसे चिढ़ा देता है। प्रेम सिया को जूस देते हुए कहता है अंडरस्को चलो भाभी माँ ये जूस पियो। सिया प्रेम के हाथ से जूस लेकर एक सिप लेकर कहती है अंडरस्को वाह देवर जी क्या जूस बनाया है। सिया की बात सुनकर प्रेम बहुत खुश हो जाता है और वही सिया के पैरों के पास बैठ जाता है। पूजा कहती है अंडरस्को क्यों ना हम सब एक साथ कहीं घूम कर आए। पूजा की बात सुनकर सब हाँ कहते हैं तो राम मना करते हुए कहता है अंडरस्को नहीं भाभी मैं और सिया नहीं जा पाएंगे, आप सब चले जाना। राम की बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले सिया ने कहा अंडरस्को क्यों मैं क्यों नहीं जा सकती, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाओ लेकिन मैं जाऊंगी। राम कहता है अंडरस्को सिया तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो तो ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। राम आगे कुछ कहता उससे पहले ही सिया चिल्लाने लगती है। राम परेशान हो जाता है तो वो सिया को उसकी कमर से पकड़कर उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे सबके सामने ही किस करने लगता है। राम की इस हरकत से जहाँ सिया हैरान थी तो वही सबने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेम ने देखा कि नैना ने आंखें नहीं बंद की है तो उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करके धीरे से उसके कान में कहता है अंडरस्को तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद की, ऐसे किसी के पर्सनल मोमेंट को नहीं देखा जाता है समझी। नैना को प्रेम को कोई बात ही नहीं सुनाई दी, वो तो प्रेम के होठों के स्पर्श को ही महसूस कर रही थी जो प्रेम के बोलने पर उसके कान से टच हो रहे थे। नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मुठिया भी कस गई। अपनी बात कहने के बाद प्रेम नैना से दूर हो जाता है। प्रेम को एहसास भी नहीं था कि उसके ऐसे करीब आने से नैना की क्या हालत हुई है। इधर जैसे ही राम सिया से अलग हुआ सिया का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया। उसके लाल गाल देखकर राम मुस्कुराने लगा। करण उन दोनों को देखकर कहता है अंडरस्को अरे भाई ये अपना रोमांस अपने रूम में करो, ऐसे सबके सामने करने से बेचारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। करण की बातें सुन सिया राम के सीने में अपना सर छुपा लेती है तो राम सिया को अपनी बाहों में भरकर करण से कहता है अंडरस्को यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सब अपनी अपनी बीवी और जीएफ के साथ है। राम की बात सुनकर प्रेम कहता है अंडरस्को लेकिन मैं और नैना दोनों ही सिंगल हैं। राम दोनों को देखते हुए कहता है अंडरस्को तो दोनों ही एक हो जाओ, प्रॉब्लम खत्म। राम की बात सुनकर प्रेम झट से कहता है अंडरस्को बिल्कुल नहीं, मुझे इस छिपकली को अपनी जीएफ नहीं बनाना। प्रेम की बात सुनकर नैना को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहती है अंडरस्को मुझे नहीं बनाओगे तो किसे बनाओगे, सच सच बताओ कहीं तुमने कोई लड़की पटा तो नहीं रखी। नैना का ऐसा रूप देखकर तो सब शौक थे शिवाय सुमन के। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सीधी साधी नैना है। नैना गुस्से से प्रेम को देखकर कहती है अंडरस्को तुम बोलते क्यों नहीं हो। प्रेम बेचारा हालातों का मारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। नैना कहती है अंडरस्को आज से तुम मेरे बीएफ हो और मैं तुम्हारी जीएफ, अब अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं समझे। नैना ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो सब उसे ही आंख फाड़े देख रहे थे। नैना चौंक जाती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। नैना को ऐसे भागता हुआ देखकर सब हंसने लगते हैं। प्रेम बेचारा किसी सदमे में ही चला गया कि अब उसे नैना का बीएफ बनना पड़ेगा। नैना के जाने के बाद प्रेम गुस्से से कहता है अंडरस्को बीएफ माय फुट, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मेरी जीएफ बनती है। प्रेम की बात सुनकर राम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अंडरस्को देखो तो इनको कह कौन रहा है जो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। राम की बात सुनकर प्रेम बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पूजा सिया से कहती है अंडरस्को समझी सिया प्रेम किस लड़की की तारीफ कर रहा था। पूजा की बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को हाथ दी, मुझे अब प्रेम की फिक्र नहीं है क्योंकि नैना बहुत ही समझदार है, वो हमारे प्रेम को अच्छे से संभाल लेगी, बस प्रेम मान जाए। देखा नहीं आपने किस तरह से रिएक्ट किया अभी। सिया की बात सुनकर सुमन कहती है अंडरस्को उसकी चिंता तू मत कर सिया, मैं हूं ना, इन दोनों की तो लव स्टोरी शुरू करके ही रहूंगी। सुमन की बात पर सब उसके साथ हो जाते हैं। इधर प्रेम गुस्से से अपने रूम में जाकर चक्कर काटने लगता है और कहता है अंडरस्को जीएफ बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपनी जीएफ नहीं बनाऊंगा। अरे मेरी जीएफ तो ऐसी होगी
प्रेम ये बोलकर रुक जाता है और अपना सर खुजलाते हुए कहता है अंडस्को अरे यार आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी जीएफ कैसी होगी। प्रेम खुद को समझा कर कहता है अंडस्को हाँ तो क्या हुआ जैसी भी होगी लेकिन उस छिपकली जैसी जीएफ तो बिल्कुल नहीं होगी। मैं उससे कल ही ब्रेकअप कर लूँगा। अरे एक मिनट में ब्रेकअप करूँ ही क्यों जब मैं उसे अपनी जीएफ मानता ही नहीं। प्रेम खुद को समझा लेता है कि नैना उसकी जीएफ नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आखिर अब नैना और सुमन क्या करने वाली है प्रेम के साथ? एपिसोड 54 राम सिया को लेकर आज चेकअप के लिए ले जा रहा था। राम सिया को देखकर कहता है जो अपनी साड़ी सही करने में लगी थी अंडस्को यार कितना टाइम लगेगा हमें लेट हो जाएगा। सिया कहती है अंडस्को बस एक मिनट। राम सिया से परेशान होकर कहता है अंडस्को यार हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना कि किसी पार्टी में जो तुम इतना टाइम लगाओगी। राम को बात सुनकर सिया घूरकर राम को देखती रही है और कहती है अंडस्को ठीक है फिर मुझे नहीं जाना, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगती हूँ ना आप ही जाओ। ये कहकर सिया वही बेड पर बैठ जाती है। सिया की बात सुन राम ने अपना सर पीट लिया। राम खुद से अंडस्को क्या ज़रूरत थी तुझे ये सब कहने की, पता है ना कितनी जल्दी मूड चेंज होता है इसका। राम सिया के पास बैठकर प्यार से कहता है अंडस्को मेरी जान मैं तो इसलिए बोल रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो कि किसी की भी नज़र लग सकती है। राम की बात सुनकर सिया कहती है अंडस्को रहने दीजिए आप मैं सब समझती हूँ, अब आप चुपचाप बैठे रहिए चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे आप कुछ नहीं बोलेंगे। सिया राम को घूरकर रेडी होने लगती है और बेचारा राम चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर राम से कहती है अंडस्को अब चलिए। राम सिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। राम को खुद की ओर देखकर सिया राम को हिलाकर कहती है अंडस्को अब आपको चलना भी है कि नहीं। सिया के हिलाने से राम अपने सेंस में वापस आता है और खड़ा होकर सिया के होठों को चूम लेता है। सिया हैरानी से राम को देखने लगी। राम थोड़ी देर बाद सिया से अलग होकर कहता है अंडस्को तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो कि मैं खुद को तुम्हें प्यार करने से रोक ही नहीं पाया। राम की बात सुनकर सिया शर्मा जाती है। राम सिया के लाल गाल मुस्कुराने लगता है और कहता है अंडस्को चलिए बीबी जी नहीं तो देर हो जाएगी। सिया और राम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अंडस्को राम सिया को लेकर डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर राम को बैठने का कहकर सिया को चेकअप के लिए ले जाती है। सारे चेकअप करने में लगभग 1 घंटा लग गया। सिया डॉक्टर के साथ आकर राम के पास जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर राम से कहते हैं अंडस्को देखिए मिस्टर रघुवंशी आज शाम तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब हम आपको मिसेज रघुवंशी की सही कंडीशन बता सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राम कहता है अंडस्को तो डॉक्टर आप सारी बात रिपोर्ट्स आने के बाद बताएंगी। डॉक्टर हाँ कहती है। राम ओक कहकर सिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने पर सिया राम से कहती है अंडस्को राम क्यों ना आज हम कटिपी को स्कूल लेने चले वो भी बहुत खुश हो जाएगा। सिया की बात सुनकर राम हाँ कहता है और दोनों कार में बैठकर रेयांश के स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। रेयांश का स्कूल। रेयांश ग्राउंड में अकेले ही बैठकर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके पास कुछ लड़कों का ग्रुप आया। उस ग्रुप के लीडर ने रेयांश को देखकर कहा अंडस्को देखो जरा यहाँ कौन बैठा है। उस लड़के की बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। रेयांश अपना सर ऊपर करके उस लड़के को देखता है और कहता है अंडस्को अजीत देख मैं तुझसे अभी नहीं उलझना चाहता हूँ चुपचाप चला जा। रेयांश की बात सुनकर अजीत कहता है अंडस्को अच्छा ऐसे कैसे चला जाओ तूने मेरे भाई को उस दिन पीटा था उसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। रेयांश कहता है अंडस्को देख अजीत तू बड़ा है मुझसे इतना तो समझ ही सकता है ना तेरा भाई पहले खुद मुझे परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारा। रेयांश की बात सुनकर अजीत कहता है अंडस्को तू क्या जाने कि एक भाई होना क्या होता है, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, पहले माँ नहीं थी और अब भाई भी नहीं है। देख लेना तू अकेले ही रहेगा तेरा कोई भाई नहीं होगा। अजीत की बात सुनकर रेयांश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको धक्का दे देता है जिससे अजीत जमीन में गिर जाता है। रेयांश उसे घूरकर कहता है अंडस्को मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि मेरा भाई आएगा और आज फिर कहता हूँ जैसे तेरा भाई है वैसे ही मेरा भाई भी आएगा देख लेना तू। रेयांश ये कहकर गुस्से से चला जाता है। रेयांश के जाते ही अजीत उठकर बैठ जाता है और कहता है अंडस्को मैं तुझसे नफरत करता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तेरा भाई कैसे आएगा, तेरा कोई भाई नहीं होगा तू अकेला ही रहेगा। अजीत भी वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद वही पास में खड़े राम और सिया शॉक थे क्योंकि उन दोनों ने अजीत और रेयांश की बात सुन ली थी। सिया राम से अंडस्को राम क्या आपको पता है आखिर मेरे छोटे से बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आखिर उसे स्कूल आए बस 3 महीने ही तो हुए हैं और उसकी किसी से दुश्मनी भी हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का कोई दुश्मन बने। राम सिया को शांत करके कहता है अंडस्को सिया पहले तुम शांत हो जाओ,
हम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। राम सिया को लेकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है। प्रिंसिपल राम को देखकर हैरान था और जल्दी से राम को रिस्पेक्ट के साथ बैठाता है। राम चेयर पर बैठकर प्रिंसिपल को घूर कर कहता है, अंडस्को, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बेटे से रिलेटेड कोई भी बात मुझ तक जरूर पहुंचनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आखिर मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा? एक 5 साल का बच्चा किसी से झगड़ा कर रहा है, क्यों? राम की बात सुनकर प्रिंसिपल को पसीने छूटने लगते हैं। प्रिंसिपल अपना पसीना साफ करके कहते हैं, अंडस्को सर, वो बात पहले ही दिन की है जब प्रिंस स्कूल आए थे। उसको न्यू स्टूडेंट समझकर बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। मजाक इतना ज्यादा हो गया कि किसी ने प्रिंस को धक्का देकर गिरा दिया। प्रिंस को गुस्सा आ गया तो उन्होंने उसे पीट दिया। मैंने दोनों बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया था, लेकिन आपकी की जगह मिस्टर प्रेम आए थे और उस बच्चे के डैड मिस्टर विक्रांत सिंह आए थे। विक्रांत सिंह नाम सुनकर राम हैरान था। प्रिंसिपल आगे कहता है, अंडस्को, और उन्होंने प्रिंस से कह दिया था कि उसकी माँ नहीं है और बिन माँ के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन मिस्टर प्रेम ने सब संभाल लिया था। तब से अजीत और प्रिंस के बीच कभी न कभी झगड़ा होता ही है। जब अजीत के पता चला है प्रिंस के पास उसकी माँ आ गई है, तो उसने प्रिंस को दूसरी वजह से परेशान करना शुरू कर दिया कि उसका भाई नहीं है, तो उसे क्या पता कि एक भाई होना क्या होता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर राम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सिया ने राम का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आज राम प्रिंसिपल को जान से ही मर देगा। सिया गुस्से से प्रिंसिपल से कहती है, अंडस्को, क्या आपको हमें नहीं बताना चाहिए था? आपको पता भी है कि आपकी इस लापरवाही की वजह से बच्चे दुश्मन बन गए हैं। सिया की बात सुनकर प्रिंसिपल का सर नीचे झुक जाता है। सिया राम को लेकर वहां से चली जाती है। राम और सिया रेयांश को अपने साथ घर वापस ले आते हैं। राम सिया को घर छोड़कर तुरंत ही ऑफिस चला जाता है। रेयांश अपने रूम में चला जाता है। सिया वही सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि उसका बच्चा कैसे इन सब में पड़ सकता है। वो अपने बच्चे को बुराइयों से दूर रहना रखना चाहती थी, लेकिन रेयांश खुद इन सब में खींचा चला जा रहा था। सिया परेशान होकर अपना सर सोफे पर टिका देती है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका सर दबा रहा है। सिया अपनी आंख खोलकर अपने बगल में देखती है तो उसे रेयांश दिखता है जो उसका सर दबा रहा था। रेयांश सिया को देखकर कहता है, अंडस्को, क्या हुआ मम्मा, आपको कहीं और दर्द हो रहा है क्या? सिया रेयांश को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, अंडस्को कटिपी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सिया की बात सुनकर रेयांश अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। सिया रेयांश के सर पर हाथ फेर कर कहती है, अंडस्को कटिपी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी से दुश्मनी करो। मैं आपको एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ। अगर आपने भी दुश्मन बनाने शुरू कर दिए तो हर कोई आपका दुश्मन बन जाएगा। आप किस किस को संभालोगे बेबी? आपकी मम्मा बस आपकी सेफ्टी चाहती है। अजीत आपसे कितना बड़ा है, फिर भी आपने उसे धक्का दिया। कल को अगर उसने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक कोई आपको को उस हद तक परेशान न कर दे, जब आपकी लिमिट जवाब दे जाए, तब तक आप किसी को भी कुछ नहीं कहोगे। रेयांश अपनी मम्मा की सारी बात मानता था, इसलिए उसने तुरंत ही सिया से कहा, अंडस्को मम्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब आगे सिया को नहीं पता है कि आज उसने रेयांश से प्रॉमिस करवा कर उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि रेयांश के साथ क्या होने वाला है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। स्माइल 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 स्माइल। एपिसोड 55। रेयांश के प्रॉमिस करते ही सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रेयांश के माथे को चूमकर कहती है, अंडस्को मेरा प्यारा बच्चा। रेयांश सिया की गोद से उठकर सीधे किचन में जाकर सिया के लिए जूस लेकर आता है और सिया को देकर कहता है, अंडस्को चलो मम्मा इसे पियो। आपको हमेशा कुछ न कुछ खाते पीते हुए रहना चाहिए, वरना आप बीमार हो जाओगी। रेयांश की बात सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है और रेयांश के हाथ से जूस का ग्लास लेकर पीने लगती है। रेयांश सिया की गोद में सर रख कर लेट जाता है। सिया जूस पीने के बाद रेयांश के सर पर हाथ फेरने लगती है, जिससे रेयांश सो जाता है। सिया रेयांश के चेहरे को देखने लगती है। दूसरी तरफ राम गुस्से से ऑफिस पहुंचता है। उसको इतना गुस्से में देखकर सारे एम्प्लॉयज डर से अपने काम में लग जाते हैं। राम सीधे अपने केबिन में जाता है और प्रेम को कॉल करके उसे अपने केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम राम के केबिन में आता है। राम गुस्से से प्रेम को देखने लगता है। प्रेम राम के गुस्से को देखकर थोड़ा डर जाता है। राम प्रेम से कहता है, अंडस्को क्या ऐसा है जो मुझे पता नहीं है? तुमने मेरे पीठ पीछे क्या क्या किया है? राम की बात सुनकर प्रेम समझ गया कि राम को सब पता चल गया है। उसने कहा, अंडस्को बॉस आप बिजी थे, इसलिए मैं प्रिंस के स्कूल चला गया, लेकिन मैंने वहां सब हैंडल कर लिया। राम गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर कहता है, अंडस्को क्या खाक तुमने हैंडल किया है?
उस विक्रांत का बेटा प्रिंस को रोज परेशान करता है। मैं चाहूँ तो अपने बेटे को दूसरे स्कूल में डलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि प्रिंस खुद सब हैंडल करना सीखे। वो मेरा बेटा है, उसे मेरे जैसा ही बनना होगा। उसे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी सीखनी होगी। लेकिन मैं उस विक्रांत को नहीं छोड़ूंगा। उसने बिजनेस को फैमिली से जोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। राम प्रेम से कहता है, अंडस्को जाओ, चारों प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ, उन्हें मैं खुद हैंडल करूंगा। प्रेम राम की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम चारों फाइल्स लेकर राम के पास आता है। राम कहता है, अंडस्को सारे क्लाइंट्स को कॉल करके अभी आने को बोलो। प्रेम यस बॉस कहकर चला जाता है। राम उन सारी फाइल्स को देखने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद प्रेम राम को कॉल करके कॉन्फ्रेंस रूम में आने के कहता है। राम सारी फाइल्स लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है। राम सारे क्लाइंट से हाथ मिलाकर उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद मीटिंग शुरू करता है। राम सारी प्रेजेंटेशन खुद देता है। मीटिंग लगभग 6 घंटे तक चलती है। सारे क्लाइंट्स राम की प्रेजेंटेशन से खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग सारी डील्स साइन कर लेते हैं और पार्टी में आने का बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राम प्रेम से कहता है, अंडस्को प्रेम, कल की पार्टी की सारी अरेंजमेंट तुम करोगे और विक्रांत को बुलाना न भूलना। राम ये कहकर सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। राम के जाने के बाद प्रेम एक राहत की सांस लेकर कहता है, अंडस्को, हे भगवान, आपने बचा लिया। ये राम नाम का तूफान शांत हो गया, लेकिन सब कुछ बर्बाद करके शांत हुआ। अब पता नहीं उस विक्रांत का क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने केबिन में गुस्से से तोड़फोड़ कर रहा था और चिल्लाकर कहता है, अंडस्को राम, ये तुमने सही नहीं किया। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुमने फिर से मेरे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए। विक्रांत को अभी अभी पता चला था, जो इतने समय से उन प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहा था, वो एक बार फिर से राम के पास चले गए हैं। तभी विक्रांत का असिस्टेंट विक्रांत की तरफ एक इनविटेशन कार्ड बढ़ाकर कहता है, अंडस्को बॉस, ये मिस्टर राम रघुवंशी की तरफ से आया। विक्रांत असिस्टेंट से वो इनविटेशन छीनकर खुद देखने लगता है और एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, अंडस्को राम, तुम्हारी वजह से मैं बिजनेस में हमेशा ही दूसरे नो पर था। तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कल की पार्टी में मैं जरूर आऊंगा तुम्हें मुबारकबाद देने। असिस्टेंट विक्रांत को ऐसे देखकर सोचता है, अंडस्को लगता है बॉस पागल हो गए हैं। राम रघुवंशी से बदला लेने की सोच रहे हैं, जो खुद एक तूफान है। कहीं उससे बदला लेने के चक्कर ने यही न मिट जाए। इधर राम को काम करते हुए रात के 10 बज जाते हैं। प्रेम राम के केबिन में आकर कहता है, अंडस्को बॉस, मैडम का फोन आ रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे हो। राम प्रेम से कहता है, अंडस्को ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा। राम की बात प्रेम कुछ नहीं कहता है और चला जाता है। कुछ देर बाद राम सिया को कॉल करता है। सिया कॉल पिक करके कहती है, अंडस्को राम, आप कब आ रहे हैं, कितना लेट हो गया। राम प्यार से सिया से कहता है, अंडस्को बस जान निकल ही रहा हूँ। सिया ओक कहकर फोन रख देती है। राम प्रेम को कॉल करके गाड़ी निकलने को कहता है। राम अपना सामान बैग में रखकर जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में राम और प्रेम घर के लिए निकल जाते हैं। राम जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि सिया हॉल में ही बैठकर उसका इंतजार कर रही है। राम को अचानक ही याद आया कि उसने सिया की रिपोर्ट्स तो ली ही नहीं। राम सिया के पास जाकर कहता है, अंडस्को सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम रूम में रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो। सिया राम से कहती है, अंडस्को पहले आप सांस तो ले लीजिए, कितने सारे सवाल करते हैं। एक तो खुद लेट आए और इनकी बीबी इनका इतने प्यार से इंतजार कर रही है, ये नहीं कि थोड़ा प्यार से बात कर ले। सिया की शिकायतें सुनकर राम के फेस पर मुस्कान आ जाती है, जो सुबह से ही कहीं गायब थी। राम सिया को तुरंत ही अपनी गोद में उठा लेता है। सिया इस तरह अचानक गोद में उठा लेने से चौंक जाती है और अपनी दोनों बाहें राम के गले में डाल लेती है। राम सिया को सीधे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। राम सिया को बेड पर बैठाकर कहता है, अंडस्को जान, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि आज मेरी वजह से तुम्हारी दवा भी लेट हो गई, बट आई प्रॉमिस कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिया राम के माथे को चूम कर कहती है, अंडस्को राम, आप जानते हैं ना, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप कटिपी की वजह से परेशान थे। मैंने हमारे बच्चे को सब समझा दिया है, अब वो इन सब मामलों से दूर रहेगा। आप परेशान मत हो, आप जल्दी से कपड़े चेंज कीजिए, मैं हम दोनों के लिए खाना मंगवा देती हूँ। राम रेडी होने चला जाता है। सिया सर्वेंट को कॉल करके कहती है, अंडस्को सुनो, मेरे और राम के लिए खाना हमारे रूम में ले आओ और प्रेम को भी उसके रूम में खाना भेजवा देना, पता नहीं आज बेचारे को खाना नसीब हुआ है भी कि नहीं। सिया इतना कहकर फोन रख देती है। थोड़ी ही देर में खाना आ जाता है।
सिया सर्वेंट से खाना लेकर टेबल पर रखकर एक प्लेट लगाने लगती है। तब तक राम भी कपड़े चेंज करके आ जाता है। राम और सिया दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद राम सिया को उसकी दवा खिलाकर बेड पर लेटा देता और खुद भी उसके साथ लेट जाता है। सिया राम के सीने पर सर रखकर जल्दी ही सो जाती है। लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। राम अपने मन में सोच रहा था, अंडस्को सिया, मैं जानता हूँ कि तुम रेयांश को सेफ रखना चाहती हो, भले ही वो किसी मुसीबत के पास न जाए, लेकिन जब मुसीबत खुद उसके पास चलकर आएगी तो उसे उनका सामना करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुसीबतों से भागना सीखे। मेरा बेटा उनसे लड़ना सीखेगा और जीतेगा। भले ही अभी वो सिर्फ 5 साल का है, लेकिन उसका दिमाग किसी 10 साल के बच्चे से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रिंस खुद से सब कुछ हैंडल करना सीखे। मैं बस उसे रास्ता दिखाऊंगा, चलना उसे है और वो कैसे चलता है मुझे बस यही देखना है। यही सब सोचते हुए राम भी सो जाता है। इधर सर्वेंट प्रेम को खाना देने उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि प्रेम अपना पेट पकड़ कर लेटा हुआ है। सर्वेंट कहता है, अंडस्को बॉस मैडम ने आपके लिए खाना भेजा। प्रेम जो सोच रहा था कि आज उसे भूखा ही सोना पड़ेगा, खाने का नाम सुनकर जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और सर्वेंट से खाना लेकर उसे जाने को बोल देता है। सर्वेंट भी चला जाता है। प्रेम जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और खाकर सीधे बेड पर गिरकर सो जाता है। मॉर्निंग। सिया अभी भी सो ही रही थी। राम सिया के माथे पर किस करके नीचे चला जाता है। नीचे सब नाश्ता कर रहे थे। राम प्रेम से कहता है, अंडस्को प्रेम का पार्टी की सारी तैयारी हो गई। प्रेम जो नाश्ता करने में मस्त था, राम की बात सुनकर कहता है, अंडस्को हाँ ऑलमोस्ट हो ही गई है, बाकी भी जल्दी ही हो जाएगी। राम बस हम कहता है। करण राम की बात सुनकर कहता है, अंडस्को राम किस बात की पार्टी है। राम कुछ कहता उससे पहले प्रेम ही बोल पड़ा, अंडस्को अरे तुम तो अभी भी हनीमून पीरियड मना रहे हो, तुम्हें क्या पता कि ऑफिस में क्या चल रहा है। कल राम की वजह से हमें एक साथ 4 प्रोजेक्ट मिले और वो भी एक दिन में, इतने बड़े बड़े 4 प्रोजेक्ट जिनको पाने के लिए हम लोग न जान जब से मेहनत कर रहे थे, लेकिन राम ने तो उन्हें एक ही दिन में पा लिया। प्रेम की बात सुनकर करण, पूजा के साथ साथ विकास और सुमन भी हैरान थे। सबने राम की तरफ देखा जो बिल्कुल नॉर्मल होकर नाश्ता कर रहा था। राम नाश्ता खत्म करके कहता है, अंडस्को आप सब रेडी रहिएगा शाम की पार्टी के लिए, भाभी और सुमन सिया का ध्यान रखना। प्रिंस चलो आज तुम्हें मैं स्कूल छोड़ने चलूंगा। रेयांश अपने डैड की बात सुनकर जल्दी से अपना बैग लेता है और बाहर निकल जाता है। राम जाने से पहले प्रेम और करण से कहता है, अंडस्को तुम दोनों जल्दी ही मुझे ऑफिस में दिखा। राम ये कहकर बाहर चला जाता है। राम रेयांश को अपनी खुद की कार से स्कूल छोड़ने जा रहा था। राम रेयांश से कहता है, अंडस्को प्रिंस आपकी मम्मा को आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए वो हमेशा आपको अपने पास रखना चाहती है। वो दुनिया की बुराइयां नहीं जानती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे, इसलिए हाथ पैर का इस्तेमाल न करके आप दिमाग का इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं ना प्रिंस, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेयांश कहता है, अंडस्को यस डैड, मैं सब समझ रहा हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। राम मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को गुड बाय बाय। राम रेयांश को स्कूल छोड़कर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। एपिसोड 57। राम हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर राम से बैठने को कहती है। राम डॉक्टर की सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, अंडस्को सॉरी डॉक्टर, कल बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, मेरी वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल तो है ना। राम की बात सुनकर डॉक्टर कहती है, अंडस्को देखिए मिस्टर रघुवंशी, आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल तो है, लेकिन वो वीकनेस भी ज़्यादा है। आपको उनका अभी 3 मंथ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर राम हाँ कहता है। डॉक्टर राम को सिया की कुछ दवाएं और डेली डाइट चार्ट भी देती है जिससे सिया हेल्थी हो जाए। राम डॉक्टर को थैंक यू बोलकर सीधे ऑफिस निकल जाता है। राम जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑफिस में सब इधर उधर भाग रहे थे। राम गुस्से से चिल्लाकर कहता है, अंडस्को क्या हो रहा है यहाँ। राम की आवाज़ सुनकर सब एक साथ रुक जाते हैं और चारों तरफ शांति छा जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस अधिकारी आते हुए कहता है, अंडस्को हम आए हैं यहाँ, हमने सुना है कि यहाँ कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है तो वही देखने आए हैं, इसलिए ये सब इधर उधर भाग रहे हैं। उस पुलिस अधिकारी को देखकर राम की भौहें तन गई। राम उसके पास जाकर कहता है, अंडस्को आप मेरे साथ आए, अकेले में बात करते हैं। राम अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है और वो पुलिस अधिकारी भी राम के पीछे पीछे चला जाता है। राम जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा और वो अधिकारी की राम के पीछे पीछे राम के केबिन में पहुंचा।
राम तुरंत ही पीछे मुड़कर उस पुलिस वाले के पेट पर एक मुक्का मारता है और फिर एक लात जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। राम उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, अंडस्को साले तूने क्या कहा बाहर कि मैं गैर कानूनी काम करता हूँ? रुक तुझे अभी बताता हूँ। तू यहाँ कब आया? तू तो दिल्ली में था ना? वो आदमी राम से कहता है, अंडस्को अबे मुझे छोड़ेगा तब न सब बताऊंगा। उसकी बात सुनकर राम उसे छोड़ देता है। वो आदमी अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर कहता है, अंडस्को इतनी जोर से कौन दबाता है? मर जाता तो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। उसकी बातें सुनकर राम घूरकर उसे देखने लगता है तो वो सीरियस होकर कहता है, अंडस्को तूने जो कुछ भी मुझे उस विक्रांत के खिलाफ भेजा था, मैंने उसे अपने ऑफिसर्स को भेज दिया है। उन्होंने मुझे उसके खिलाफ अंडरकवर होकर छानबीन करने को कहा है। ये भी पता चला है कि वो बहुत बड़े हथियारों की डीलिंग करने वाला है, इसलिए मैं यहाँ उसे रोकने आया हूँ। राम कहता है, अंडस्को आज रात वो पार्टी में आ रहा है और मुझे पता है कि वो अपनी हार से बौखलाया हुआ है, तो आज रात जरूर वो प्रिंस पर हमला करने की कोशिश करेगा। आदमी कहता है, अंडस्को तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, आज रात मैं प्रिंस का पूरा ख्याल रखूं। तू बस मुझे एविडेंस इकट्ठा करने देना, उससे पहले कुछ मत करना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। राम उसे घूरकर कहता है, अंडस्को अगर उसने प्रिंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की न तब मैं उसे नहीं छोड़ूं। अब तू जा, शाम को आना अच्छे से रेडी होकर। उस आदमी के जाने के बाद राम किसी गहरी सोच में डूब जाता है। राम के चेहरे को देखकर कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि राम क्या सोच रहा है। राम आज जल्दी से ऑफिस से निकल गया था। प्रेम और करण भी अपना सारा काम खत्म करके जल्दी ही घर के लिए निकल गए थे। राम जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि सब हॉल में बैठे आराम से बातों में लगे थे। राम वहां आकर सबको घूरता है तो सब एक एक करके चुपचाप अपने रूम में रेडी होने चले जाते हैं। राम सिया को घूर कर कहता है, अंडस्को मैडम क्या अब आप भी चलने का कष्ट करेगी? सिया राम को देखकर नमे अपना सर हिला देती है। राम अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, अंडस्को अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सिया खड़ी होकर राम के सीने पर हाथ रखकर कहती है, अंडस्को रामू। राम हैरानी से सिया को देखने लगता है। सिया कहती है, अंडस्को राम आपको ये नाम पसंद आया? मैंने न बिल्कुल अभी सोच कर रखा है। राम सिया की बातों को इग्नोर करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। राम अपने रूम में पहुंचकर सिया को उतार देता है। राम पहले सिया को उसके कपड़े देकर कहता है, अंडस्को जाओ पहले जाकर चेंज कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। सिया राम से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। सिया चेंज करके आती है। सिया वाइट कलर की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। राम सिया को अच्छे से रेडी करता है, उसके बाद खुद भी रेडी होता है। सिया की वीकनेस की वजह से सिया बहुत ही जल्दी थक जाती थी, इसलिए राम सिया को कुछ भी करने नहीं दे रहा था। राम जैसे ही रेडी होकर बाहर आता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सिया आराम से गेम खेल रही थी और रेयांश और आदि उसको चेयर कर रहे थे। जब से सिया प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसकी हरकतें थोड़ी बच्चों जैसे हो गई थी, कभी बहुत ज्यादा प्यार तो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा। राम सिया के पास जाकर उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है और सिया से कहता है, अंडस्को जान हम पार्टी में जा ही रहे हैं, वहाँ तुम आराम से खेल लेना। सिया कुछ नहीं कहती है और राम के साथ पार्टी में चली जाती है। सब पहले ही पहुंच गए थे, बस राम और सिया का ही इंतजार जा रहा था। कोई और भी था जिसे राम के आने का इंतजार था और वो था विक्रम सिंह। तभी वहाँ राम की कार आई। राम पहले उतरा और फिर सिया की साइड जाकर उसे भी बाहर निकालता है। राम के साथ साथ रेयांश और आदि भी बाहर आते हैं। सिया का एक हाथ राम ने पकड़ रखा था तो दूसरा रेयांश ने। आदि ने रेयांश का हाथ पकड़ रखा था। राम और सिया अंदर आने लगते हैं। सभी उनकी तस्वीरें ले रहे थे। प्रेम और करण गेस्ट को संभाल रहे थे। तभी राम की नजरें विक्रम की नजरों से मिली जिनमें राम के लिए बेहद ही नफरत थी। विक्रम एक कुटिल मुस्कान लिए राम को देख रहा था। राम समझ गया था कि ये जरूर कुछ करने वाला है। राम ने विक्रम पर से अपनी नजरें हटाई और किसी और से मिलाई तो उसने राम को शांत रहने का इशारा किया। एपिसोड 57। राम सिया को लेकर अपने सभी गेस्ट से मिलने लगता है कि तभी विक्रांत राम के पास आकर कहता है, अंडस्को मिस्टर राम क्या आप हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलवाएंगे? विक्रांत को बात सुनकर राम उसे घूर कर देखता है और कहता है, अंडस्को क्यों नहीं मिस्टर विक्रांत? विक्रांत नाम सुनकर सिया को याद आता है कि ये वही है जिसकी वजह से उसका बच्चा ऐसा हो गया है। सिया घूरकर विक्रांत को देखती है। राम कुछ कहता उससे पहले ही सिया बोल पड़ती है, अंडस्को तो वो आप ही है जिसकी वजह से मेरे बच्चे को इतना कुछ सहना पड़ा है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे से ऐसे शब्द कहने की? सिया को इतने गुस्से में देखकर राम हैरान था। विक्रांत कहता है, अंडस्को मिसेज रघुवंशी मैंने तो बस सच ही कहा था, लेकिन शायद आप लोगों को सच हजम नहीं हुआ है।
विक्रांत की बात सुनकर सिया का गुस्सा और बढ़ गया। सिया गुस्से से बोली, अंडस्को तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरे बच्चे के सामने ये सब कहकर कोई जंग जीत ली है? अरे तुम क्या, कोई भी आ जाए तो भी हमारे बीच कभी कभी कोई दरार नहीं आएगी। मेरे परिवार सिर्फ प्यार और प्यार ही है। तुम जैसे लोगों को क्या पता है कि प्यार क्या होता है? तुम तो प्यार के काबिल भी नहीं हो, और तुम जो भी साजिशें कर रहे हो ना हमें बर्बाद करने के लिए, वो कभी कामयाब नहीं होंगी और तुम कभी भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ पाओगे, क्योंकि उसकी ढाल उसकी माँ है और एक माँ कभी भी अपने बच्चे पर आंच भी न आने दे। ये कहकर सिया वहां से चली जाती है। सिया की बात सुनकर विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। राम विक्रांत को देखकर एक टेढ़ी स्माइल करता है और सिया के पीछे चला जाता है। विक्रांत गुस्से से कहता है, अंडस्को बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम बस देखो मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास बोलने को ही कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं तुम लोगों का तमाशा बनते हुए देखूंगा। सिया गुस्से से एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। उसे अभी भी विक्रांत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चले तो वो उस विक्रांत को जान से ही मार दे। राम सिया को पीछे से गले लगाकर कहता है, अंडस्को वह मेरी झांसी की रानी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना गुस्सा आता है। सिया राम की खुद से दूर करके कहती है, अंडस्को आपको क्या लगता है मुझे नहीं आना चाहिए? आखिर मैं अपने बच्चे की ऐसी हालत कैसे देख सकती हूँ? मैं उस विक्रांत को छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में कुछ बुरा सोचने या करने की। राम सिया को अपने सीने से लगाकर शांत करने लगता है। राम के सीने से लगकर सिया थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है। राम कहता है, अंडस्को सिया तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं हमारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। राम की बात सुनकर सिया रिलैक्स हो जाती है। राम झुककर सिया के होठों को चूम लेता है। राम की इस हरकत पर सिया हैरानी से राम को देखने लगती है। राम फिर से सिया के होठों को चूम लेता है। इस बार उसकी किस थोड़ी लौंग होती है। राम थोड़ी देर बाद सिया से अलग होता है। सिया अपने सांसें काबू कर राम के सीने पर मारकर कहती है, अंडस्को राम, आप सबके सामने ही कोई हमें ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? राम सिया के माथे को चूमकर कहता है, अंडस्को देखता है तो देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ। राम की बात सुनकर सिया शर्मा जाती है। राम सिया से कहता है, अंडस्को चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। राम की बात पर सिया हाँ में अपना सर हिला देती है। राम सिया को ले जाकर एक टेबल पर बैठा देता है और प्रेम को कॉल करके सिया के लिए कुछ मंगवाता है। थोड़ी ही देर में प्रेम बहुत सारा खाना सिया के लिए लेकर आता है। सिया हैरानी से, अंडस्को देवर जी ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। प्रेम कहता है, अंडस्को मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, आपको सब खाना पड़ेगा। ये कहकर प्रेम चला जाता है। राम सिया को अपने हाथों से खिलाने लगता है। इधर विक्रांत की नज़र रेयांश पर पड़ती है, जो आदि के साथ ही बैठकर टैब में गेम खेल रहा था। विक्रांत रेयांश के पास जाकर कहता है, अंडस्को हेलो बेटा। विक्रांत की आवाज़ सुनकर आदि और रेयांश दोनों ही विक्रांत की ओर देखते हैं। विक्रांत को देखते ही रेयांश की आंखें छोटी हो जाती है। रेयांश बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, अंडस्को बताए अंकल अब आप क्या करने आए यहाँ? रेयांश की बात सुनकर विक्रांत थोड़ा सकपका जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एक 5 साल का बच्चा इतना समझदार और चालाक होगा। विक्रांत मन में, अंडस्को कहा मैं इस बच्चे को अपनी बातों पर बहलाने आया था, लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक है। विक्रांत झूठी मुस्कान के साथ कहता है, अंडस्को अरे नहीं बेटा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस आपसे माफी मांगने आया हूँ। विक्रांत अपने हाथ जोड़कर जानबूझकर रेयांश के सामने झुक जाता है और चुपके से किसी को इशारा करता है। वो इंसान भी इशारा समझते ही उस तरफ आकर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देता है। विक्रांत रेयांश के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, अंडस्को बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा कि वो अगली बार ऐसा न करें। रेयांश को विक्रांत की चाल समझते देर न लगी और उसकी भौहें तन गई। रेयांश अपने हाथ में लिया हुआ टैब जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही झुकने को हुआ तो वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसको बेहोश होते हुए देखकर आदि जोर से चिल्लाता है, अंडस्को प्रिंस। उसकी आवाज़ सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। राम और सिया भी जल्दी ही वहां आते हैं। सिया तो रेयांश को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। राम रेयांश को अपनी गोद में उठाकर होटल में बने एक रूम में ले जाता है। सिया भी राम के पीछे पीछे चली जाती है। रूम में आते ही रेयांश अपनी आंख खोल लेता है और कहता है, अंडस्को डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेयांश की आवाज़ सुनकर राम रेयांश को बेड पर बैठा देता है और कहता है, अंडस्को प्रिंस आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना कि आपकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया?
प्रिंस सिया को गले लगा लेता है और कहता है अंडस्को सॉरी मम्मा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब लोग डैड के ऊपर इल्जाम लगा देते। रेयांश की बात सुनकर राम और सिया हैरानी से रेयांश को देखने लगते हैं। रेयांश कहता है अंडस्को डैड वो विक्रांत मेरे पास आया था और वो जानबूझकर मेरे पैर पर गिरकर माफी मांग रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था कि ये सब वो मजबूरी में कर रहा है और फिर मीडिया वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें करते। मैंने उन्हें किसी को इशारा करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने ये नाटक किया। रेयांश की बात सुनकर राम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो समझ गया था कि विक्रांत प्रिंस के सहारे उससे बदला लेना चाहता है। आज वो उसकी बदनाम करने आया था कि मैं अपने बेटे का सहारा लेकर उसे नीचा दिखा रहा हूँ। और ये बात हर जगह फैल जाती है। इससे रेयांश के फ्यूचर पर भी असर पड़ता है। राम प्रिंस के माथे को चूमकर कहता है अंडस्को थैंक यू प्रिंस, आज आपने अपने डैड को बदनामी से बचा लिया। रेयांश मुस्कुराकर कहता है अंडस्को डैड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके बाद राम थोड़ी देर रुककर बाहर चला जाता है। रूम में सिया और रेयांश रेस्ट करने लगते हैं। राम जैसे ही बाहर आता है तो वो गुस्से से विक्रांत की तरफ बढ़ता है और कहता है अंडस्को आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर विक्रांत। राम की बात सुनकर विक्रांत हैरानी से राम को देखने लगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि राम ने ऐसा क्यों कहा। राम आगे कहता है अंडस्को आपको मुझसे बदला लेना था तो मुझसे लेते, इसमें आपको प्रिंस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। राम की बात सुनकर विक्रांत को का सर चकराने ही लगा था। कहा वो राम की बदनामी करने आया था और अब उसकी ही बदनामी राम कर रहा था। सारे गेस्ट और मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। एपिसोड 58। राम की बातें सुनकर विक्रांत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विक्रांत खुद से अंडस्को एक तो मेरा बना बनाया प्लान उस बिद्दी से बच्चे ने बर्बाद कर दिया है और अब ये राम सबके सामने मेरा तमाशा बनाने में लगा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। विक्रांत जैसे ही जाने लगता है कि तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स आकर उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या उसने एक बच्चे का फायदा उठाने की कोशिश की, क्या उसने मिस्टर राम को बर्बाद करने की साजिश की। विक्रांत जैसे तैसे करके वहां से चला जाता है। विक्रांत को जाता हुआ देखकर राम के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है अंडस्को यार वो तो चला गया, मुझे कोई सबूत भी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर राम कहता है अंडस्को चिंता मत कर, तू आज अपनी इंसल्ट की चोट खाया है, कोई ना कोई जरूर गलती करेगा गुस्से में आकर, तब हमारे पास सबूत होगा। इसके पीछे आदमी लगा दो, मैं इसे ज्यादा दिन तक नहीं झेलने वाला। इतना कहकर राम सिया के पास चला जाता है। इधर सिया रेयांश के साथ सो गई थी। राम जैसे ही रूम में आया उसने अपनी लाइफ के 2 इम्पोर्टेंट लोगों को बेड पर सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राम दोनों के पास जाकर दोनों के माथे पर किस करता है और पहले रेयांश को गोद उठाकर बाहर आता है। राम रेयांश को प्रेम को दे देता। प्रेम रेयांश को लेकर घर की ओर निकल जाता है। राम वापस से रूम में आकर सिया के माथे को फिर से चूम लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। राम सिया को लेकर बेड पर लेटा देता है और उसके कपड़े चेंज करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। राम खुद भी अपने कपड़े चेंज करके सिया के पास लेट जाता है और सो जाता है। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं। सिया अब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। सिया से सब परेशान हो गए थे। उसकी रोज कोई न कोई फरमाइशें होती रहती थी जो केवल प्रेम और रेयांश ही पूरी कर पाते थे। राम अभी सिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान उस विक्रांत के ऊपर था। राम ने विक्रांत के बहुत सारे गैर कानूनी काम को सरकार द्वारा बंद करवा दिया था, जिससे विक्रांत बहुत गुस्से में आ गया था। विक्रांत ने बहुत बार राम की जान से मारने की कोशिश की लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। राम ने विक्रांत के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। बहुत ही जल्द विक्रांत का खेल खत्म होने वाला था, पर इन सब में राम सिया को पूरी तरह से भूल गया था, जिससे सिया दिन ब दिन राम से गुस्सा होती चली जा रही थी। इधर नैना भी प्रेम को अपने प्यार से मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर प्रेम है कि बार बार उसे इग्नोर कर देता था, जिससे नैना को बहुत ही ज्यादा हट होता था। रात के 11 बज रहे थे। सिया हॉल में बैठी थी। राम अभी तक घर नहीं आया था। सिया वैसे ही बैठे बैठे सो गई। राम लेट नाइट जब घर आया तो उसे सिया सोफे पर सोते हुए दिखी। राम सिया को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और लेटा देता है। थोड़ी देर बाद खुद भी आकर सो जाता है। अगली सुबह सीता के उठने से पहले ही राम ऑफिस जा चुका था। सिया जब उठी तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। सिया खुद से अंडस्को सिया तुझे रूम में तो वही लेकर आए हैं, लेकिन आज भी वो जल्दी चले गए। उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है।
सिया उठती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। सिया अपना छोटा सा बैग पैक करती है और नीचे आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है। सिया चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और अपनी कार लेकर सीधे अपनी मासी के घर चली जाती है। सिया जब घर से गई थी तब घर में कोई भी नहीं था, इसलिए कोई भी सिया को जाते हुए नहीं देख पाया। सिया खन्ना हाउस पहुंचती है और सीधे अंदर चली जाती है। मिस्टर एंड मिसेज खन्ना सिया को वहां देखकर हैरान और खुद दोनों थे। सिया जाकर मिसेज खन्ना के गले लग जाती है और कहती है, अंडस्को मासी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए आ गई। अब आप प्लीज़ कोई भी सवाल नहीं पूछना। सिया की बात मिस्टर एंड मिसेज खन्ना एक दूसरे को देखते हैं पर कहते कुछ नहीं। मिस्टर खन्ना सिया से कहते हैं, अंडस्को डॉल आप हमसे नहीं मिलेगी। सिया जाकर उनके गले लगती है और कहती है, अंडस्को बड़ी, हमने आपको भी मिस किया। सिया उनसे अलग होकर सोफे पर बैठ जाती है। मिसेज खन्ना कहती है, अंडस्को बेटा आप अकेले आए हो, राम नहीं आए। क्या उन्हें पता है कि आप यहाँ हो? राम के नाम से सिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, अंडस्को मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, आपको बस राम की ही पड़ी है। मैं आपको नहीं देख रही। मैं आई हूँ ये काफ़ी नहीं है। तो ठीक, मैं वापस चली जाती हूँ। सिया का गुस्सा देखकर मिसेज खन्ना और मिस्टर खन्ना काफ़ी हैरान थे। मिसेज खन्ना कहती है, अंडस्को ऐसा नहीं है बच्चा, ये आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। सिया उनकी बात इग्नोर कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। सिया गुस्से से बेड पर बैठकर कहती है, अंडस्को मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। मैं अब यही रहूंगी, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, उसका क्या करूं? मेरे बेबी को भी भूख लगी है। तभी सिया की नज़र कुछ स्नैक्स पर जाती है और वो उन्हें उठाकर खाने लगती है और कहती है, अंडस्को मिस्टर राम मुझे परेशान किया है ना, अब ढूंढते रहो मुझे, अब नहीं आऊंगी मैं। इतना कहकर सिया खाने में बिजी हो जाती है। एपिसोड 59। सिया आराम से स्नैक्स खा रही थी। 3 महीने से उसने ये सब कुछ भी नहीं खाया था। सब उस पर नज़र रखते थे, इसलिए वो कुछ भी अपने मन का नहीं खा पा रही थी। सिया खाते हुए कहती है, अंडस्को अब आएगा मजा, जब घर में मुझे कोई भी नहीं देखेगा। मैं राम को मजा चखा कर ही रहूंगी। उधर राम के घर में तहलका मचा हुआ था क्योंकि सिया नहीं मिल रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि राम को बताए। सब अपने अपने तरीके से सिया को ढूंढने में लगे हुए थे। रेयांश जब स्कूल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मा घर पर नहीं है, तो वो चुपचाप वापस से घर से बाहर निकल जाता है और कार में बैठकर ड्राइवर को खन्ना हाउस चलने के लिए कहता है। ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है। प्रेम रेयांश को जाते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। कार जब खन्ना हाउस के बाहर आकर रुकती है तो प्रेम जल्दी से कॉल करके सबको इन्फॉर्म कर देता है कि सिया यहाँ है। थोड़ी देर बाद सब लोग खन्ना हाउस में बैठे हुए थे। पूजा मिसेज खन्ना से, अंडस्को मॉम आपको बता देना चाहिए था कि सिया यहाँ है, आपको पता भी है हम लोग कितना परेशान हो गए थे और अपने मेरे पूछने पर साफ झूठ बोल दिया। मिसेज खन्ना परेशान होकर कहती है, अंडस्को बेटा मैं क्या करती, वो इतने गुस्से से आई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम लोगों को सच बताने की। लेकिन तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? उनकी बात सुनकर प्रेम रेयांश की तरफ इशारा करके कहता है, जो अपने में ही मस्त था, ये छोटा चेतन इसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। प्रेम की बात सुनकर सब लोग रेयांश की तरफ देखने लगते हैं जो टैब में गेम खेलने में मस्त था। करण रेयांश के पास जाकर पूछता है, अंडस्को प्रिंस आपको कैसे पता चला कि आपकी मम्मा यहाँ पर है? प्रिंस कहता है, अंडस्को मुझे मम्मा को ढूंढने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता होता है कि मम्मा कहाँ है क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ मम्मा तक पहुँचती है और मम्मा की दिल आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, इसलिए मैं मम्मा को ढूंढ लेता हूँ। रेयांश की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। सुमन कहती है, अंडस्को लेकिन कोई सिया से बात तो करे कि वो यहाँ आए ही क्यों है। सुमन की बात सुनकर विकास कहता है, अंडस्को मुझे लगता है कि सिया राम से नाराज है। हम सब ने देखा है कि पिछले 2 महीनों से राम बिल्कुल भी सिया के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। जल्दी ऑफिस जाना, लेट आना, इसलिए शायद सिया नाराज होकर यहाँ आ गई है। विकास की बात सुनकर पूजा, सुमन और रेयांश अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और एक साथ कहते हैं, अंडस्को मर गए। उन तीनों के ऐसे रिएक्शन को देखकर सब हैरान थे और एक साथ क्या हुआ। पूजा कहती है, अंडस्को अरे तुम सबको पता नहीं है, एक बार अगर सिया नाराज हो गई तो उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है, और अभी प्रेगनेंसी में सिया की हरकतें देखकर तो लग रहा है कि इस बार राम की अच्छे से बैंड पक्का बजने वाली है। सुमन कहती है, अंडस्को प्रिंस के टाइम में बस उसकी एक फेवरेट खाने की चीज़ लेना भूल गई थी, उसने मुझे पूरे 3 दिन मेरी ही कोई भी फेवरेट चीज़ नहीं खाने दी। करण कहता है, अंडस्को इसका मतलब राम की आज बैंड पक्का बजेगी। सब एक साथ कहते हैं, अंडस्को हाँ। इधर राम आज भी लेट आया था।
जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि इतने टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सिया राम का वेट न कर रही हो। लेकिन आज ऐसा हुआ। राम इधर उधर नजरें करके सिया को देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे सिया कहीं भी नहीं दिखाई देती है। राम सीधे अपने रूम में जाता है तो सिया उसे वहां भी नहीं दिखाई देती है। राम हर जगह सिया को ढूंढ रहा था, मगर उसे सिया कहीं भी दिखाई नहीं दी। राम को अब टेंशन होने लगी थी। राम हॉल में खड़े होकर चारों तरफ नजरें घुमा कर देखता है और खुद से कहता है, अंडस्को मैंने पूरा घर देखा, मुझे सिया कहीं भी नहीं दिखी। लेकिन सारे लोग कहाँ गए? घर में तो कोई नहीं है। राम ने तुरंत ही सबसे पहले करण को कॉल लगाई, लेकिन करण ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। राम ने फिर प्रेम के कॉल लगाई, उसने भी नहीं उठाया फ़ोन। राम ने अब पूजा और सुमन को भी लगाई, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। राम का गुस्सा बढ़ रहा था। राम ने विकास को फ़ोन लगाया तो उसने कॉल कट कर दी। राम तुरंत ही अपने फ़ोन में सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और जैसे जैसे वो देख रहा था उसका गुस्सा बढ़ रहा था। राम गुस्से से तुरंत ही घर से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ सिया हॉल में सोफे पर आराम से बैठी थी और उसके सामने टेबल पर सबके फ़ोन एक लाइन से रखे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिया से कुछ कह सके, क्योंकि इस वक्त सिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तभी एक कार दंदनाते हुए अंदर आती है और उसमें से राम बाहर निकलकर सीधे घर के अंदर आता है। जैसे ही सबकी नज़र राम पर पड़ती है तो सब एक कोने में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त राम भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। राम सिया के पास जाकर बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, अंडस्को सिया ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो मेरे साथ। सिया के एक नज़र राम को देखती है और चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। राम सबको देखता है तो सब उसे देखकर अपने अपने कंधे उचका देते हैं और बताए हुए गेस्ट रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आज सिया राम को नहीं छोड़ने वाली। राम एक गहरी सांस लेकर सिया के रूम की तरफ बढ़ जाता है। राम जैसे ही रूम में आता है तो देखता है कि सिया चुपचाप बेड पर बैठी थी। राम सिया के पास बैठकर कहता है, अंडस्को जान क्या हुआ, नाराज हो क्या? सिया कुछ नहीं कहती है। राम फिर से सिया से कहता है, अंडस्को बोलो ना क्या हुआ? सिया राम की तरफ बिना देखे ही कहती है, अंडस्को आप चले जाइए यहाँ से, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। सिया की बात सुनकर राम हैरानी से सिया की तरफ देखने लगता है। राम कहता है, अंडस्को सिया ये क्या लगा रखा है तुमने, चलो चुपचाप। राम सिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सिया तुरंत ही राम का हाथ झटक देती है और गुस्से से कहती है, अंडस्को मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, और मैं वहाँ रहूँ या यहाँ क्या ही फर्क पड़ता है, आपको तो बस अपने काम से मतलब है। सिया की बात सुनकर राम अब रियलाइज होता है कि वो 2 महीनों से सिया के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। राम प्यार से सिया के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहता है, अंडस्को आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो, तुम्हें देखे बिना मुझे सुकून नहीं मिलता है। सिया राम का हाथ झटक कर कहती है, अंडस्को बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, और जो मैं बिना आपको देखे इतने टाइम से रह रही हूँ उसका क्या? राम अपने कान पकड़कर कहता है, अंडस्को अच्छा बाबा सॉरी। सिया राम को घूरती है तो राम बेचारी सी शक्ल बना लेता है। सिया कहती है, अंडस्को मैं आपके इस भोले से चेहरे को देखकर नहीं पिघलने वाली, आज आपको सजा मिलकर रहेगी। राम प्यार से कहता है, अंडस्को जी बेगम साहिबा हमें आपकी हर सजा मंजूर है। एपिसोड 60 अब आगे। सिया राम को कान पकड़े हुए देखती है तो कहती है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको उठक बैठक लगानी होगी, तब आपको माफ़ी मिलेगी। सिया की बात सुनकर राम हैरानी भरी नज़रों से सिया को देखने लगता है, लेकिन सिया तो मुंह फेर कर बैठी थी। राम सिया को देख कर उठक बैठक करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सिया हल्का सा मुड़कर देखती है तो राम पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसके चेहरे की थकान बता रही थी वो बहुत ही ज़्यादा थक गया है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिया को अब राम के लिए बुरा लगने लगता है। सिया तुरंत ही खड़ी होकर राम के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे राम रुक जाता है। सिया राम का हाथ उसके कान से हटाकर उसके सीने से लग जाती है। राम भी सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी जान, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें या मेरी बेबी को हर्ट हो। राम झुककर सिया के माथे पर किस कर लेता है। सिया अपनी आंखें बंद किए हुए ही राम को लगे लगाए हुए थी। राम सिया से, सिया तुमने मुझे माफ़ किया ना? सिया हाँ में अपना सर हिला देती है और कहती है, हाँ राम मैंने आपको माफ़ किया। राम, सिया तुम्हें भूख लगी है ना? सिया हाँ कहती है। राम तुरंत ही खाना मंगाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद राम सिया को आराम से बेड पर लेटा देता है और खुद शॉवर लेने चला जाता है। राम थोड़ी देर बाद आता है और सिया को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है।
दूसरी तरफ रेयांश अपने कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके टैब पर आदि की कॉल आती है। रेयांश वीडियो कॉल पिक करके कहता है, बताओ आदि क्यों कॉल किया है। आदि, प्रिंस मैंने नए एक बहुत ही मस्त डिवाइस बनाया है लेकिन अभी मैंने उसे चेक नहीं किया है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे चेक करने में। रेयांश कहता है, ऐसा क्या खास है आपकी डिवाइस में। आदि, मेरी डिवाइस इसलिए खास है क्योंकि मैंने उसे इस तरह से बनाया है कि कोई भी इंसान कहीं पर भी हो उसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। रेयांश आदि की बात सुनकर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है आदि, कल तुम मेंशन आ जाना, हम दोनों वही इसका टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम करती है। रेयांश की हाँ सुनकर आदि खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है प्रिंस, मैं आ जाऊंगा टाइम से। उसके बाद दोनों ही अपना अपना कॉल रख देते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। आधी रात में सिया की नींद आधी रात को खुली। सिया उठकर बैठ गई और राम को जगाने लगी। राम, राम उठो न। लेकिन राम इतना थका हुआ था कि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। सिया को गुस्सा आ गया और उसने अपने पास पानी से भरा हुआ जग उठाया और पूरा राम के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही राम हड़बड़ा कर उठ गया। राम इधर उधर देखने लगा। राम को ऐसे देखकर सिया कहती है, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैंने जगाया है, इस तरह से घोड़े बेचकर कौन सोता है। राम बेचारा उदास होकर कहता है, सिया आखिर आपने मुझे क्यों जगाया है। सिया कहती है, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मुझे अभी के अभी पिज्जा खाना है और वो भी आपके हाथ का बना हुआ। सिया की बात सुनकर राम शॉक हो जाता है और कहता है, जान लेकिन मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। सिया राम को घूर कर देखती है और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा कर कहती है, ये लो इसमें सब कुछ है, जाओ देखकर बना लेना। राम बेचारा सा मुंह बनाकर मोबाइल लेकर चला जाता है और इधर सिया राम के जाने के बाद अपने छोटे से बॉक्स से चिप्स के पैकेट निकलकर खाने लगती है और कहती है, मैंने राम को भेज तो दिया है पर पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा, तब तक मैं ये सब खा लेती हूँ। इधर राम अंधेरे में ढूंढते हुए बहुत मुश्किल से किचन तक पहुंचा और फिर मोबाइल में पहले उसने देखा कि पिज्जा कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसने सारी सब्जियां काटनी शुरू की। धीरे धीरे राम अपनी मंजिल तक पहुंच गया और उसने पिज्जा को ओवन में रख दिया। जैसे जैसे मोबाइल में बताया गया उसने वैसे ही टाइमर को सेट कर दिया। तभी राम को किसी की कॉल आ गई। राम बात करते हुए किचन से बाहर निकल जाता है। राम को बात करते हुए लगभग 1 घंटा हो जाता है। उधर रूम में सिया भूख के मारे चक्कर लगाए जा रही थी। सिया खुद से, ये राम को इतना टाइम क्यों लग रहा है, पिज्जा बना रहे हैं या फिर बनाकर खुद ही खाने बैठ गए। नहीं, मुझे एक बार जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर राम कर क्या रहे हैं। सिया नीचे आती है और किचन में जाकर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो वो राम को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र राम पर पड़ती है जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। सिया राम को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और राम की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सिया डर जाती है और बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि राम जल्दी से उसे संभाल लेता है। ब्लास्ट की आवाज़ से सारे घर वाले उठ जाते हैं और तुरंत ही सब नीचे आते हैं। राम सिया को सोफे पर लेटा देता है और उसके ऊपर पानी के छींटे मारता है जिससे सिया होश में आ जाती है। मिसेज खन्ना और मिस्टर खन्ना कहते हैं, ये ब्लास्ट कहाँ हुआ। उनकी बात सुनकर राम किचन की तरफ इशारा करता है। सब लोग किचन में जाते हैं तो देखते कि पूरा किचन जल चुका है, सब कुछ फैला हुआ है इधर उधर। मिस्टर एंड मिसेज खन्ना कहते हैं, ये सब कैसे हुआ, मेरे किचन को किसने बर्बाद किया। उनकी बात सुनकर राम अपना सर झुका लेता है और सिया घूर कर राम को देखने लगती है। सिया कहती है, आप ये अपने दामाद जी से क्यों नहीं पूछती मासी। सिया की बात सुनकर सब लोग को देखने लगते हैं जो अपना सर झुका कर खड़ा था जैसे किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया हो और अब उसे फांसी मिलने वाली हो।